हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल के यूनिट नंबर 1 के क्लासेस में आगे, है ना। ये जो भी नंबर के क्लास रहा होगा, देखिए हम लोग पिछले क्लासेस में बात किए हैं कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में बेसिक डिफरेंसेस, बेसिक स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होता है, क्यों स्प्लिट होता है, उनकी CFEC कैसे होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, एवरीथिंग, सभी चीज़ों की हमने बात किया है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में, है ना, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय में। अब आगे बच जाता है वर्ग समतलीय और टेट्रागोनल, लेकिन उनमें जाने से पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को थोड़ा सा तुलनात्मक बातें कर लेते हैं। तो यह तुलना कर लेते हैं कि क्या पढ़े हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा और ये तुलना से भी सवाल आता है, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अष्टफलकीय, हमारा जो टॉपिक अभी साइड हेडिंग जो बनाना है, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों में CFT की तुलना, CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कंपैरिजन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, इंग्लिश में लिख सकते हो कंपैरिजन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन CFT, बेस्ड ऑन CFT। ठीक है, हम CFT के बेस पर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कंपैरिजन की बातें करेंगे। चलिए कुछ खास पॉइंट से शुरू करता हूँ। ध्यान देंगे कि पॉइंट्स में मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात करता हूँ, फिर टेट्राहेड्रल के बारे में बात करूँगा। जरूरी नहीं है कि मैं अंतर ही बताऊँ, यहाँ पर सिमिलरिटी भी लिख सकता हूँ। केवल पॉइंट बनाने के लिए मैंने इसको टेबल बनाया है। हमेशा इसमें जो होगा उसमें यहाँ नहीं होगा ऐसा, या हमेशा उल्टा होगा ऐसा कोई यहाँ जरूरी नहीं है। सिमिलर समान चीज़ों को भी मैं बात कर सकता हूँ। ध्यान दें कि यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स है वो ML6 टाइप है, जबकि यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स है वो ML4 टाइप है। यहाँ देखा जाए तो लिगेंड का जो रेशियो है वो 6:4 है, कहने का मतलब 2 और ये 3:2 का रेशियो है। तो किस में लिगेंड ज़्यादा है? ऑक्टाहेड्रल में। अब दूसरा बात, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ 6 लिगेंड है, ये भी ठीक है। आप जानते हैं यहाँ लिगेंड कहाँ से अप्रोच करता है भाई? लिगेंड फ्रॉम फेस सेंटर। यहाँ लिगेंड फेस सेंटर से अप्रोच करता है, किसकी ओर? मेटल की ओर। जबकि यहाँ पर आते हैं, यहाँ लिगेंड एज सेंटर से अप्रोच करता है। एज सेंटर हिंदी में मैं बात कर दूँ। और यहाँ पर एक घन के फलक से लिगेंड आता है, आप दिशा जानते हो। यहाँ पर घन के किनारों से आता है ना, कोई भी 8 किनारों में से 12 किनारों में से किसी भी किनारे से, और यहाँ 6 फलक में से किसी भी फलक के केंद्र से आता है। तो उसी को लिखा इंग्लिश में लिगेंड अप्रोचेस फ्रॉम फेस सेंटर, लिगेंड अप्रोचेस फ्रॉम एज सेंटर। ठीक है। अब आप ये भी जानते हैं, इन दोनों के इस पॉइंट से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फेस सेंटर और एज सेंटर का बोलने का मीनिंग क्या है ना। ये देखिए, ये सपोज एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बने, फिर से रिपीट करते हुए बनाया। अब एक लिगेंड जो आ रहा है वो एज सेंटर से यहाँ से आ रहा है, दूसरा लिगेंड आ रहा है वो फेस सेंटर यहाँ आ रहा है। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो वो रिपल्शन हुआ था, इसमें ईजी सेट, है ना, ईजी बोल देता हूँ, ईजी सेट रिपल मोर, ईजी सेट रिपेल मोर। मैं हिंदी बता दूँ तो ईजी सेट का प्रतिकर्षण अधिक होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ T2 सेट रिपेल मोर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ T2 सेट अधिक रिपल्शन फील करता है। हम जानते हैं कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग दिखाएं इस तरह 1 2 3 4 5, तो ईजी सेट को ऊपर लिखते हैं और T2G को
नीचे लिखते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल और ये ये T2G और ये EG हो जाता है, ये EG और ये T2G। जबकि टेट्राहेड्रल में आते हैं तो ये जो 5 B कक्षक जो है वो टूटकर 2 बॉक्स नीचे और 3 बॉक्स ऊपर रखता है। अब यहाँ इसको E बोलते हैं और इसको T2 बोलते हैं। G वर्ड हटा देते हैं, उसका भी कारण बताएंगे। तो ये अंतर आता है, पर बेसिक डिफरेंसेस तो यही है। और कारण क्या है यहाँ पर? कारण ये है कि यहाँ देखिएगा, कारण ये है कि इस पॉइंट पर जब लिगेंड अट्रैक्ट करता है, ऑक्टाहेड्रल में अप्रोच करता है, तो जो एक्सियल लोब है एकदम एक ही दिशा में आता है, जिसके कारण सबसे अधिक प्रतिकर्षण होता है, इसलिए ये ऊपर भेजता है। लेकिन जब यहाँ अटैक हुआ था टेट्राहेड्रल में जब गए थे, तो याद होगा टेट्राहेड्रल में अटैक का जो डायरेक्शन है वो कॉर्नर से था, और ये वाला पास पड़ता है, इसलिए वो रिपल्सन दूर होता है। लेकिन पास पड़ता है बट एकदम 0 डिस्टेंस पर नहीं होता, यहाँ 0 डिस्टेंस पर होता है। ये वाला यहीं से अप्रोच होता है और यही EG सेट का ऑर्बिटल होता है। यहाँ कॉर्नर से अप्रोच होता है टेट्राहेड्रल में, और जो ऑर्बिटल होता है वो एज सेंटर पे होता है। तो थोड़ा दूरी कम होने के कारण ही ज़्यादा होता है। तो अब देखो यहाँ दूरी का भी मैटर है। यहाँ लिगेंड और जो रिपल्सिंग ऑर्बिटल है, जो रिपल्सन फील करने वाला ऑर्बिटल है, वो एकदम हेड टू हेड होते हैं। यहाँ लिगेंड और जो रिपल्सन फील करने वाला ऑर्बिटल है वो हेड टू हेड नहीं होते, बस कम दूरी पर होते हैं, पास होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंसेस है। तो इससे क्या होता है, यहाँ ये जो डेल्टा O है ना, और यहाँ का जो डेल्टा T है, उन दोनों में अगर संबंध बोला जाए तो साफ साफ क्लियर है, डेल्टा O मोर होगा डेल्टा T से। डेल्टा O हमेशा ज़्यादा होगा किससे? डेल्टा T से। क्यों ज़्यादा होगा भाई? क्योंकि यहाँ एक तो लिगेंड के बीच दूरी, लिगेंड और ऑर्बिटल के बीच दूरी कम है, और दूसरा यहाँ 6 लिगेंड का असर है। 2 कारण है, 6 लिगेंड का असर और दूरी कम, और यहाँ पर 4 लिगेंड कम लिगेंड का असर है और दूरी ज़्यादा। तो अब इनमें एक संबंध भी आता है, उस संबंध को मैं अलग से लिख देता हूँ, अंतर को फिलहाल मैंने इतना बता दिया है। अब एक संबंध आता है, उसको यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, ठीक है, कि डेल्टा O इक्वल्स टू, और हम लोग डेल्टा T अगर बोलना चाहें तो हूबहू इक्वल तो नहीं होता, लेकिन याद रखिए अगर मैं 4/9 डेल्टा O करता हूँ तो डेल्टा T के बराबर आ जाता है। ये लीजिए, ये हो गया दोनों में संबंध। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इतना, अब इसका कारण क्या है अब मैं पहले बता दिया हूँ, डेल्टा O ज़्यादा है ना, डेल्टा O ज़्यादा है। इसको अगर मैं पॉइंट में लिखूँ तो कितना हो जाता भाई, 9 चौके 36 और 4 बार आएगा और 4 बचेगा, 9 चौके 36, लगभग 0.44 डेल्टा O इक्वल्स टू डेल्टा T। ये लो पॉइंट में ऐसा दिखा देते हैं। तो यहाँ पता चल रहा है कि डेल्टा O बड़ा है ना, और यहाँ डेल्टा O बड़ा यहाँ से बताया। कारण क्या? 2 लिगेंड की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ लिगेंड और मेटल डी ऑर्बिटल के बीच जो रिपल्शन फील करते हैं उनके बीच डिस्टेंस बिल्कुल 0 है, एक दूसरे के दिशा में ही वापस आते हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो ये मुख्य रूप से डिफरेंस हो गया है, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी हुआ, ये जो डेल्टा O ज़्यादा है, इसका मतलब ये गैप ज़्यादा होगा कंपेयर टू इस गैप के, ये गैप कम होगा और ये गैप ज़्यादा होगा, ठीक है भाई बात। चलिए, ये एक पॉइंट हो गया। एक और डिफरेंट पॉइंट बात करता हूँ, उसके बाद स्क्वायर या टेट्रागोनल में बढ़ेंगे। देखिए, अब एक टॉपिक पर और बात करते हैं जो भी एक क्वेश्चन बनाता है। वो टॉपिक क्या है ज़रा समझेंगे। वो टॉपिक ये है कि 2 तरह के एनर्जी में हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है। उनमें से एक का नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CFAC, ठीक है। और दूसरा नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ देखें, स्टेबलाइजेशन है और यहाँ पर स्प्लिटिंग है। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। और यहाँ पर इसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, विपाटन ऊर्जा। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो शॉर्टकट है CFAC, वो इधर ही यूज़ करना, इसी के लिए यूज़ करना, उसके लिए कभी भी यूज़ नहीं करना। हालांकि उसका भी स्पेलिंग ऐसा है कि CFACE बन सकता है,
पर कंफ्यूजन नहीं करना भाई, जब भी CFAC लिखा होता है इससे मतलब होता है स्टेबलाइजेशन से मतलब होता है ना। ये वर्ड इसके लिए यूज़ कर दिया गया है, इसके लिए इसी कारण कभी भी इसके लिए CFAC शॉर्टकट यूज़ नहीं करते, ठीक है। एक बार में एक के लिए नाम दिया जाता है, दूसरे के लिए वही नाम यूज़ नहीं करते। अच्छा, दोनों में अंतर समझिए। चलो कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे टूटता है आप बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं, वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनका जो टूटना है आप बहुत अच्छे से किए हुए हैं। ये 3 बॉक्स इधर और 2 बॉक्स इधर, ये बहुत अच्छे से क्लियर है, ये ऐसे टूटता है, ठीक है। अब आपको ये पता है, मान लो ये D2 सिस्टम है, D2 है सपोज, तो D2 आप जानते हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, है ना। और यहाँ से हम लोग इनके बीच के गैप को 1 डेल्टा O बोलते हैं अगर ऑक्टाहेड्रल है तो, और टेट्राहेड्रल हो तो 1 डेल्टा T बोलते हैं। तो ये जो डेल्टा T है ना, ये 1 डेल्टा O, ये डेल्टा O, ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी है। जबकि हम लोग इसको कैसे एक कैलकुलेशन और करते थे, कैसे करते थे भाई, -0.4 इंटू ये वाला 2 संख्या प्लस 0.6 इंटू कुछ भी नहीं है तो 0 और ब्रैकेट के बाहर डेल्टा O, तो 4 दूनी 8 माइनस 0.8, ये तो हो गया 0 और ये डेल्टा O होता है। ये क्या है, ये एक्चुअल में है CFAC। तो अब यहीं से आपको अंतर दिखाई दे रहा है। अब आप यहीं से बता सकते हो कि CFAC और स्प्लिटिंग एनर्जी में डिफरेंस क्या है। तो मैं अब डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, दिख रहा है साफ साफ, अब उसको परिभाषित कर देता हूँ अपने शब्दों में। कैसे कि स्प्लिटिंग एनर्जी या विपाटन ऊर्जा टूटे हुए ऑर्बिटल सेट के बीच का ऊर्जा अंतराल है। क्या बोला, स्प्लिटिंग एनर्जी या विपाटन ऊर्जा टूटे हुए ऑर्बिटल सेट के बीच का ऊर्जा अंतराल है। और ये क्या है, ये स्थायीकरण ऊर्जा किसी भी संकुल के बनने के समय प्रति मोल मुक्त ऊर्जा उसकी CFAC होती है ना। और स्प्लिटिंग ऊर्जा के टर्म्स में ही, इसके टर्म्स को ही यूज करके CFAC निकाला जाता है। इतना बता दिए, एक एग्जांपल दे दिए, बहुत सफिशिएंट है। मैं रिपीट करूं, टूटे हुए ऑर्बिटल सेट के गैप को ही विपाटन ऊर्जा बोलते हैं, जबकि 1 मोल संकुल बनने में मुक्त ऊर्जा को स्थायीकरण ऊर्जा बोलते हैं। और स्थायीकरण ऊर्जा की गणना विपाटन ऊर्जा के द्वारा ही होता है, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, एक और बेसिक टर्मिनोलॉजी आता है इसी से रिलेटेड, उनकी बात और करता हूँ। पहले ये दूसरा पॉइंट को लिखिए। 3 छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उनकी मैं बातें कर रहा हूँ। बुक में क्लियरली नहीं दिया है ये सब टॉपिक, पर क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। पहले इनको नोट करिए फिर बात करें। ध्यान देंगे, एक और छोटा सा पॉइंट है 2 नंबर के सवाल के लिए। क्या जो डेल्टा होता है ना, जो डेल्टा होता है, खासकर पहले मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए डिफाइन करूँगा, इसी के लिए बुक में दिया हुआ है, छपा हुआ है, लेकिन नए एडिशन के बुक में ये नहीं है, पर क्वेश्चन आ रहा है, लगातार आ रहा है। MM टंडन वाली बुक में है। ध्यान दें, डेल्टा O इक्वल्स टू, यहाँ पर अब देखो डेल्टा O क्या है, हम लोग बोलते थे क्रिस्टल फील्ड, इसका नाम क्या लेते थे, क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा या स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, है ना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये इसका नाम है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आपको ये पता है कि किसी भी क्रिस्टल फील्ड का विपाटन न तो केवल मेटल के कारण होता है, ना ही केवल लिगेंड के कारण होता है। जब तक दोनों का असर नहीं होता, दोनों भाग नहीं लेते प्रतिकर्षण में, तब तक ये क्रिस्टल फील्ड विपाटन नहीं होता। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल फील्ड विपाटन में मेटल के साथ साथ लिगेंड का भी बराबर योगदान होता है, दोनों बराबर रूप से भाग लेते हैं क्रिस्टल के विपाटन में। अब बात आती है कि ठीक है, दोनों बराबर भाग लेते हैं, तो क्या क्रिस्टल का भी कुछ योगदान, कितना योगदान, और मेटल का कितना योगदान, ऐसा कैसे पता लगाएं? तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर ये डेल्टा O मैं लिख देता हूँ, एक चीज़, एक पॉइंट, क्रिस्टल का विपाटन
या डी कक्षक का विपाटन, डी कक्षक के विपाटन में, डी कक्षक के विपाटन में धातु, कहने का मतलब मेटल, और लिगेंड एल, दोनों का योगदान होता है, दोनों का योगदान होता है। दोनों का योगदान होता है। अब उसको कैसे दिखाते हैं, है ना। अब इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि देयर आर कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द मेटल एंड द लिगेंड इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब उसको देखिए, स्प्लिटिंग एनर्जी में भी हम इसके योगदान को शो कर सकते हैं। एक लिखते हैं जी और दूसरे को लिखते हैं एफ। ये लीजिए, इसको ऐसे लिखा जाता है। जी और एफ को अगर डिफाइन करें तो ये केवल ऐसा है, कांस्टेंट है एक तरह का, कि यहाँ लिख देते हैं कि इसको बोला जाता है लिंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर। लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर, लैंडे का विपाटन कारक, लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर, हिंदी में क्या बोलेंगे, लैंडेस, साइंटिस्ट का नाम है, लैंडेस का विपाटन कारक। और ये मेटल का होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर ऑफ लिगेंड, फैक्टर्स ऑफ लिगेंड, सीमन्स बोलते हैं, सीमन्स का कारण, सीमन्स नाम का साइंटिस्ट है, उसके हिसाब से दिया गया था। तो फैक्टर्स ऑफ लिगेंड, मैं फैक्टर्स ऑफ लिगेंड बोल दिया हूँ, इसको फैक्टर्स ऑफ मेटल बोल देना। ये धातु का फैक्टर है, ये लिगेंड का फैक्टर है। ज़्यादा योगदान वैसे धातु का होता है, ये वैल्यू बड़ा होता है, ये वैल्यू छोटा होता है, ये पॉइंट में भी हो सकता है, और ये वैल्यू का कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर ज़्यादा योगदान किसका है ऐसा बोले तो मेटल का, लेकिन लिगेंड के बिना वो संभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक लिगेंड नहीं आएगा तो टूटेगा क्यों। तो ये भी 2 नंबर के सवाल में पूछा जा चुका है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है भाई। तो एक तरह से 2 मुख्य भाग ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल हो गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे और जो कैटेगरी बनाए हैं उन पर, जो है टेट्रागोनल और वर्ग समतलीय। चलिए नोट करें इसको। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स। टेट्रागोनल का हिंदी नाम है समचतुष्कोणीय संकुल। तो यहाँ नीचे भी लिख दिया हूँ, समचतुष्कोणीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन। पैटर्न पहले देख लेते हैं। पहले टेट्रागोनल संकुल क्या होता है ये थोड़ा सा देखना भी जरूरी है। टेट्रागोनल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहले एक्चुअल में ये होता है, टेट्रागोनल एक्चुअल में विकृत अष्टफलक होता है ना। टेट्रागोनल कैसा होता है भाई, टेट्रागोनल इज अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल इज अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, हिंदी में बोल सकते हैं कि समचतुष्कोणीय जो है वो समचतुष्कोणीय जो संकुल है वो एक प्रकार का विकृत अष्टफलक है, विकृत अष्टफलक है, ठीक है। ये विकृत अष्टफलक संकुल होता है। कैसे भाई, आप देखिए एक अच्छा समचतुष्कोणीय कैसे है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है। सपोज ये लीजिए, है ना, और ये ML6, ये इसको मैं लिखता हूँ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का क्या मतलब होता है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल मतलब ये A वाला बॉन्ड और ये B वाला बॉन्ड, A और B दोनों बॉन्ड की लंबाई क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब ये जो 4 चौकोर दिख रहा है वो वाला बॉन्ड भी एक लंबाई का है और ऊपर वाला बॉन्ड भी एक ही लंबाई का, दोनों लंबाई सेम है, तो इसको बोलेंगे। लेकिन ये कभी कभी डिस्टॉर्टेड होके कैसे होता है उसको देखना, 2 तरह से हो जाता है। एक तो ये जो पार्ट है वो ऐसे ही रहेगा और ये जो ऊपर और नीचे वाले वो एक्सियल हो जाए, लंबा हो जाए। कहने का मतलब यहाँ A और B को अब कंपेयर किया जाए तो A ग्रेटर हो जाता है B से, एक केस। दूसरा उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए का मतलब ये हुआ कि ये पुराना तो अपने लंबाई में है बीच वाला,
लेकिन जो ऊपर और नीचे था वो छोटा हो गया ऐसे। तो ये A है और ये B है, तो A छोटा हो गया किससे? B से। तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है और इनको हम लोग डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या टेट्रागोनल बोलते हैं। टेट्रागोनल, ये टेट्रागोनल कहलाता है ना। अब यहाँ पर इसको टेट्रागोनल से बोलेंगे, ये भी टेट्रागोनल है। लेकिन अब दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें? टेट्रागोनल ये भी, टेट्रागोनल वो भी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, टेट्रागोनली, इसको टेट्रागोनली कंप्रेस्ड बोलते हैं। कंप्रेस्ड क्योंकि दब गया, संकुचित, समचतुष्कोणीय, हिंदी में लिख सकते हो संकुचित समचतुष्कोणीय। और यहाँ क्या है, टेट्रागोनली इलोंगेटेड, है ना, लंबित बोलते हैं, है ना, लंबित समचतुष्कोणीय। अब ये इसको एक और बोलते हैं, जेड नोटेशन में जेड इन बोलते हैं, ये हायर क्लास में मिलेगा। और इसको बोल देते हैं जेड आउट, जेड इन और जेड आउट बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों में से कौन ज़्यादा कॉमन है ऐसा बोले तो ये ज़्यादा कॉमन है, ये ज़्यादा हमको मिलता है। अब वो कब मिलता है, पहचान क्या है? ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, देखो सामान्य बोलचाल में हम ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं, टेट्रागोनल को भी ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं, क्योंकि सामान्य बोलचाल में वो दिखता कैसे भी, ML6 प्रकार का, ये भी ML6 प्रकार का होता है ना, ये भी ML6 प्रकार का होता है, 6 लिगेंड यहाँ भी होते हैं, ये भी ML6 प्रकार का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लिगेंड की संख्या में कोई अंतर नहीं है, और अंतर किस में है, दिखने में। यहाँ पर परफेक्ट ऐसे पिरामिड जैसे दिखेगा परफेक्ट, लेकिन यहाँ एक लंबा दिखेगा और यहाँ ये वाला हिस्सा दबा हुआ ऐसे खाँच गड्ढा दिखेगा ऊपर और नीचे। तो तीनों में अंतर इसी बात का है। अब ठीक है, एक पहचान इसी में और बताते रहता हूँ कि कब ये परफेक्ट होगा और कब ये लंबाई कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, इस डिस्टॉर्शन को देने वाला साइंटिस्ट के ग्रुप में से 2 साइंटिस्ट फेमस हुए, जॉन और टेलर। तो इसीलिए इसको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं। क्या लिखते हैं, JAN, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल से जॉन टेलर विकृति नाम है ना, इसलिए इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही होगा, जॉन टेलर विकृति बोलते हैं। तो जॉन टेलर विकृति कब होगा उसकी एक पहचान मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल को कब आप जॉन टेलर विकृति बोलोगे या टेट्रागोनल बोलना शुरू करेंगे, है ना। बोलचाल में सबको ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हो, लेकिन स्पेशली जब पूछे कि टेट्रागोनल शेप क्या है तो आप इसी से पहचानना, ऑक्टाहेड्रल से ही पहचान में आ जाता है। चलो आगे देखें, जॉन टेलर विकृति या टेट्रागोनल विकृति कब होती है उसको समझने के लिए, या पहले विपाटन को समझ लेते हैं, उसके बाद विकृति पहचानता हूँ, ठीक है। देखिए इनकी विपाटन कैसे होता है। आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कक्षक है। ये जब अष्टफलकी में टूटता है तो कैसे टूटता है भाई, 1 2 3 में यहाँ और 2 हिस्से में यहाँ, ठीक है। 3 और 2 में टूट गया। अब उसके बाद ये तो हो गया अष्टफलक तक। उसके बाद आगे अगर टेट्रागोनल होगा तो आपको पता है 2 बॉक्स नीचे और 1 बॉक्स ऊपर। यहाँ पर भी 2 बॉक्स में से 1 बॉक्स नीचे और 1 बॉक्स ऊपर। कौन है भाई नीचे वाला, DYZ है और DXZ या ZX है। यहाँ कौन है, DXY है। यहाँ कौन है, DZ2 है और यहाँ DX2Y2 है। ये कौन है, यही तो टेट्रागोनल है, यही टेट्रागोनल स्प्लिटिंग है। और ये कौन है, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। ये ऑक्टाहेड्रल वाला पार्ट है और ये टेट्रागोनल वाला पार्ट है। तो ऑक्टाहेड्रल टेट्रागोनल में जाएगा। अच्छा, ये कौन सा टेट्राहेड्रल है, टेट्रागोनल, तो जेड आउट है। जेडिन को नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। अगर जेडिन बोलोगे तो ये ऐसे पलट जाएगा, ये ऐसे पलट जाएगा, उल्टा हो जाता है, उसको जेडिन बोलते हैं। तो जेडिन को कॉमन केस नहीं है इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ, जेड आउट ही देख रहे हैं अपन BSc लेवल में, ठीक है। तो जेड आउट ऐसे ही दिखता है, जिससे मतलब इसका जो शेप है वो बाहर की ओर खींचेगा,
हाँ, जेड एक्सिस से खींचेगा इसलिए जेड आउट बोलते हैं। अब पहचान क्या है? पहचान ये है कि मैं सीधा जेड आउट और जेड इन दोनों का एक साथ बता रहा हूँ ना, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ कि कब जेड आउट और कब जेड इन, अभी बस इतना याद रखूँ। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब होगा कि यहाँ लिख देता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली भरा हो, असममित रूप से अनसिमेट्रिकली भरा हो। कहाँ? T2G एंड EG में। तो T2G या EG में या कर देता हूँ, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, वहाँ तक भी ठीक है। कैसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है ना? कैसे भाई? चलो D1 देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। D1 में इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा, फील्ड स्ट्रॉन्ग और वीक आप जानते हो, उसके हिसाब से भले ना। देखो ये इन तीनों में समान है क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो समान नहीं मतलब यहाँ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। D2 देखो, D2 में देखें भाई, यहाँ एक और दूसरा, यहाँ दो में समान है, एक और तीसरा में असमान है, तो इसको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा बोलेंगे। असमान होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल मतलब असमान इलेक्ट्रॉन भरे होना चाहिए। D3 देखो, 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तीनों बराबर भरे हैं, इस पर बराबर भरे हैं, इस पर दोनों खाली है, इस पर तीनों भरा है और बराबर इलेक्ट्रॉन से भरा है, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ये सिमेट्रिकल कहलाएगा। ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल। ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल। और ये कैसा है? सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ऊपर के दो अनसिमेट्रिकल, नीचे एक सिमेट्रिकल। अब समझ गए होंगे, आगे का कर लेना। जैसे चलो एक हाथ आगे और बता देता हूँ। D4 देखो, D4 में मैं वीक फील्ड भी भर रहा हूँ, ठीक है। एक, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड का भी कर सकते हैं, 2, 3 और 1, 4। अब देखो ये तो सिमेट्री है, ये अनसिमेट्रिकल आ गया, एक भी अनसिमेट्रिकल आया तो जॉन टेलर होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। टेट्रागोनल बनेगा। D5 को देखो वीक फील्ड, तो वीक फील्ड में जब D5 भरेंगे तो 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5, तो D5 जो जॉन टेलर है, उस जॉन टेलर में देखिए ये भी बराबर भरा है, ये भी बराबर भरा है, इसका मतलब सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता। अब समझ गए ना भाई कि इसमें सिमेट्रिकल कहलाता है, कब? अनसिमेट्रिकल कहलाता है। अब आप क्या कर लोगे? D6, D7, D8, D9 को चेक कर लेना। एक भी जगह ऊपर हो या नीचे, एक भी जगह डिस्टर्बेंस दिखा, मतलब बराबर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ नहीं दिखा, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। और दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ बराबर भरे हैं, दोनों तरफ बराबर खाली हैं, है ना, दोनों तरफ हाफ फील्ड हैं बराबर, दोनों तरफ फुल फील्ड दिख रहा है, तो भी कि ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अब आप समझ गए इसको, तो आप लोग इसको आप चेक करेंगे, तो ये टेट्रागोनल का एक केस हो गया है, ठीक है भाई। अब देखेंगे कि वर्ग समतली संकुल में क्रिस्टल फील्ड विपाटन कैसे होता है। वर्ग समतली संकुल भी ML4 टाइप का होता है, लेकिन इसका शेप थोड़ा सा अलग होता है, टेट्राहेड्रल जैसा नहीं भाई, ये ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से होता है ML4 टाइप का संकुल। क्लियर? अब यहाँ से देखिए, इनमें क्या होता है, ये जो D ऑर्बिटल है 5, आप जानते हो कि अष्टफल की विपाटन ऐसे होता है, T2G नीचे, EG ऊपर में। फिर टेट्रागोनल ऐसे होता है, 2 बॉक्स नीचे, 1 बॉक्स ऊपर, 1 बॉक्स नीचे, 1 बॉक्स ऊपर, इस तरह, ठीक है। फिर आगे देखिए, अब इसमें कौन कौन होता है? इसमें होता है DZ2, DX2, Y2, यहाँ DXZ, DYZ और DXY, ये होता है DXZ और DYZ होता है, और ये DXY ऊपर, यहाँ पर DZ2 होता है, यहाँ पर
x2y2 होता है, ठीक है। ऐसा ऑर्बिटल का सेट चलता है। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या, आगे ये कि ये हो गया टेट्रागोनल, इतना होता है ऑक्टाहेड्रल, इतना होता है टेट्रागोनल, है ना। और टेट्रागोनल के बाद जब स्क्वायर प्लेन में आते हैं तो ये और नीचे चल देता है, टूटता नहीं है, बस वो नीचे चल देता है। ये और ऊपर चढ़ जाता है, ये ऐसा टूटा नहीं है, ये और नीचे आ गया, ये ऐसा, ये और ऊपर चल देता है, ये ऐसा। तो आप देखो ये अभी भी एक्स जेड है, ये वाई जेड है, ये डी एक्स वाई है, ये डी जेड टू है, ये डी एक्स टू वाई टू है, ठीक है बात। तो होता क्या है कि इस तरह से टूटने पर इसमें ये सेपरेशन बहुत बढ़ जाता है ना। और अगर कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो ये Ml6 ऐसा दिखता है। हाँ, ये टेट्रागोनल इलोंगेशन दिखाऊंगा तो ये ऊपर लंबा हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, ये पूरा ये जो लंबाई वाला जो बॉन्ड है वो बाहर ही निकल जाता है और केवल इतना बच जाता है, वो बाहर निकल गया, इस तरह से दिखता है। और ये सबसे फेवरेट अच्छा इनका एक चीज़ और, यहाँ से यहाँ का गैप अगर देखो तो 1 डेल्टा स्क्वायर प्लेनर कहलाता है। यहाँ से यहाँ का गैप देखोगे तो 1 डेल्टा टेट्रागोनल कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ का देखोगे तो डेल्टा ओ कहलाएगा। तीनों में तुलना करोगे तो स्क्वायर प्लेनर का जो गैप है वो हमेशा ज़्यादा होगा टेट्रागोनल से, और टेट्रागोनल का ज़्यादा होगा ऑक्टाहेड्रल से, और ऑक्टाहेड्रल का ज़्यादा होगा टेट्राहेड्रल से। ऐसा ऑर्डर होता है। इन दोनों में संबंध देख ही चुके हैं कि 4/9 ऑक्टाहेड्रल इक्वल्स टू होता है डेल्टा टी। इन दोनों में संबंध और बता देता हूँ, इसका कोई खास संबंध नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका वैल्यू बुक में दिया नहीं है ना, यहाँ बस बता रहा हूँ, ये फेमस है। तो डेल्टा 1.33 डेल्टा ओ इक्वल्स टू डेल्टा एस पी होता है, ये भी याद रखेंगे, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है भाई। तो ये ऑर्डर को याद रखेंगे। और एक चीज़ और बता दूँ कि स्क्वायर प्लेनर जो होता है ना, स्क्वायर प्लेनर इज़ वेरी कॉमन इन D8 सिस्टम, है ना। ये हिंदी में क्या बात किया, हिंदी में ये बोल सकते हैं कि D8 जो तंत्र होता है ना, उसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा मिलते हैं, बाकी में नहीं। सबसे ज़्यादा बाकी में भी सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल D8 सिस्टम होता है। जैसे निकिल 2+, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे निकिल 2+, पैलेडियम 2+, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम 2+, ये सब सबसे ज़्यादा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए फेमस है, ठीक है भाई। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में। तो इसी के साथ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समाप्त होता है। अच्छा, एक चीज़ और कहीं पर बताऊंगा, मैं बोला था छूट गया। ऑक्टाहेड्रल में जी शब्द यूज़ करते हैं, T2G EG। टेट्राहेड्रल में जी शब्द हटा देते हैं। एक तो जी फॉर होता है जिरेड, जी फॉर होता है जिरेड। ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में सिमेट्री बहुत अच्छा होता है, और एक एलिमेंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। वो सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट ऑक्टाहेड्रल में मौजूद होता है, टेट्राहेड्रल नहीं। इसलिए जहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होता है उनमें जी लगाते हैं, यहाँ पूरे में जी लगाते हैं, है ना। तो टेट्राहेड्रल में जिरेड नहीं लगाते। जी फॉर होता है क्या, जिरेड। ये जिरेड होता है, जिरेड मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। और यू एक शब्द आता है अनजिरेड, हालांकि यूज़ नहीं हुआ है। अनजिरेड का मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर अनजिरेड वर्ड यूज़ नहीं करते। टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, इसलिए जी नहीं लिखते। और ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, स्क्वायर प्लेनर में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, टेट्रागोनल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, इसलिए यहाँ पर जी वर्ड लिखते हैं। ये और चीज़ बता दिया हूँ। तो इतना स्प्लिटिंग वाला चैप्टर एक तरह से पार्ट खत्म हो गया है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, CFAC को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, CFAC पर कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, उन सब के बारे में डिटेल, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना। अगले क्लास में हम CFAC और उस कैलकुलेशन तो करा ही दिया हूँ, CFAC और उसको फैक्टर्स को अफेक्ट करने वाली चीज़ों की बात करेंगे। चलिए आज इतना।